प्रश्नावली 5.4 एनसीईआरटी क्लास 10 ये ऐच्छिक प्रश्नावली, आप इसको छोड़ भी सकते हो। ज़्यादातर स्कूलों में इसको नहीं करवाया जाता, लेकिन कुछ स्कूलों के अंदर इसको करवाया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज भी करवा दी। बाकी की एक्सरसाइज के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, AP 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अब हमें यहाँ बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि हम घटा की तरफ जा रहे हैं, हर बार हमारा नंबर छोटा होता जा रहा है, तो आगे जाके ऐसा संभव है कि कोई ना कोई पद ऋणात्मक जरूर होगा। तो वो पहला पद ऋणात्मक कहाँ होगा, यानी किस नंबर पे आएगा। अब हम किसी पद को निकालने के लिए an के सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमारा जो भी an का मान होगा वो ऋणात्मक यानी 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से ये छोटा होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा जो निशान होता है ये छोटे और बड़े को दर्शाता है। जिसकी तरफ ये खुला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ ये बंद हिस्सा होता है वो छोटा होता है। अब हमें पता है कि an बराबर होता है a जमा n घटा 1d। n हमें निकालना है। a का मान यहाँ 121 पहला पद हमें दे रखा है, d का मान हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकाल लेंगे। जब आप 117 में से 121 को घटाओगे तो ये आ जाएगा घटा का 4, यानी हमारे पास d का मान घटा का 4 आ जाएगा। a की जगह हम पहला पद यानी 121 लिख देंगे प्लस n घटा 1, ये ऐसे कैसा, d का मान हमारे पास घटा का 4 आ जाएगा। ये सब छोटा है 0 से। अब 121 ऐसे का ऐसा, इस घटा 4 की गुना हम n से कर देंगे तो ये घटा का 4n हो जाएगा। घटा 4 की गुना जब हम घटा 1 से करेंगे तो घटा घटा जमा होकर ये 4 आ जाएगा। बराबर में 0, ये ऐसे ही चलता हुआ जाएगा, यहाँ जो निशान है वही रहेगा। 121 में जब आप 4 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 125 घटा 4n छोटा है 0 से। अब हम इसको आगे हल करेंगे। जब ये छोटे और बड़े का निशान होता है तो हम सीधा एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते, हम जो भी प्लस या माइनस करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। हम इस तरफ भी 4n को जोड़ देंगे और इस तरफ भी 4n को जोड़ देंगे। 0 में जब आप 4n को जोड़ोगे वो बिल्कुल ऐसे का ऐसा रह जाएगा, बीच में ये निशान ऐसे का ऐसा चलेगा। ये 4n में से 4n को घटाया तो ये पूरा कट गया, इस तरफ हमारे पास बच गया सिर्फ 125 से। अब हमें सिर्फ n का मान चाहिए है तो हम दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, इस तरफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा n। जब हम 125/4 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 31 सही 1/4 और ये निशान ऐसे का ऐसा रहेगा। अब इससे हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि n बड़ा है 31 सही 1/4 से। किसी का रोल नंबर हो, किसी संख्या की जगह हो, वो एक पूरा नंबर ही होता है। हम कभी नहीं कह सकते कि कोई भी बच्चा 2 सही 1/5 नंबर पे बैठा है, उसका नंबर या तो 2 होगा या 3 होगा। तो 31 के बाद अगला नंबर 32 ही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास n का मान 32 आ जाएगा, यानी इस AP का 32वां पद ऋणात्मक पद होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी AP के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस AP के 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब तीसरा पद यानी A3 और 7वां पद यानी A7 दोनों का योग 6 के बराबर है, तो ये हमारे पास पहली समीकरण हो गई। फिर इसी तरह से उनका गुणनफल यानी तीसरा पद A3 और 7वां पद यानी A7 का गुणनफल हमें 8 दे रखा है, ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम n की जगह पे 16 रख के SN का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें A और D का मान पता होना चाहिए। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से A और D का मान ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण है, हम इन दोनों समीकरणों को खोल देंगे। हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a जमा n घटा 1d। अब a का मान भी नहीं है, d का मान भी नहीं है, बस n का मान है। n यानी कौन से नंबर का पद है, तो a ऐसे का ऐसा, 3 में से 1 को घटाया 2 आ जाएगा, n घटा 1 है ना, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, d का d। इस तरह से A3 को हम लिख सकते हैं a जमा 2d और A7 को हम लिख सकते हैं a जमा n घटा 1, यानी 7 में से 1 घटाया 6, तो ये बन जाएगा 6d और बराबर में है 6। a को a से जोड़ा तो ये हो गया 2a, d के अंदर d को ऐड किया तो ये बन जाएगा 8d, बराबर में हमारे पास है 6। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा 4d। जो 2 कॉमन लिया था वो 2 दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, जब हम 2 को 6 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। इस तरह से ये बन जाएगा a जमा 4d बराबर 3। अब हमें a का मान निकालना है, तो ये जो 4d है ना, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब ये 4d दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से a का मान हमारे पास आ गया 3 घटा 4d। अब हम दूसरी समीकरण को हल करेंगे। A3 को हम
लिख सकते हैं a जमा 2d, a7 को हम लिख सकते हैं a जमा 6d बराबर में 8, ऐसे का ऐसा। अब हमने a का जो मान पहली समीकरण के अंदर से निकाला है वो हम इन दोनों के अंदर ही रख देंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 3 घटा 4d लिख देंगे। अब d वाले के अंदर d वाले ही प्लस या माइनस होते हैं। जब आप 4 में से 2 को प्लस या माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है और निशान हमेशा बड़े का होता है, तो ये -2d आ जाएगा। 3 ऐसे का ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है 3 ऐसे का ऐसा। 6 में से 4 को घटाया तो 2 आ गया और निशान बड़े का आता है तो ये प्लस का 2d आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a जमा b और a घटा b, ये हमारे पास a स्क्वायर घटा b स्क्वायर के बराबर होती है। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल उस सर्वसमीका के जैसा ही है। a घटा b और a जमा b, ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह काम कर रहा है 3, b की जगह काम कर रहा है 2d, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2d का स्क्वायर, जब आप 2d को 2 बार गुना करोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और d की d से गुना होकर ये d स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये हिस्सा आ गया 9 घटा 4d स्क्वायर बराबर 8। ये 9 इस तरफ जमा का है, दूसरी तरफ जाकर घटा का हो जाएगा। इस तरफ बच गया हमारे पास -4d स्क्वायर। अब हमें d स्क्वायर का मान चाहिए है तो हम इस घटा 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। इस तरफ हमें सिर्फ d अकेला रखना है। माइनस से माइनस कट गया, ये बच गया हमारे पास 1/4। अब हमें तो d का मान चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो इस तरफ तो बच जाएगा हमारे पास अकेला d, और जब आप 1/4 का वर्गमूल करोगे तो वो जमा घटा 1/2 आ जाएगा। अब हम एक बार d जमा कर रखेंगे, एक बार d घटा कर रखेंगे। हमने पहली इक्वेशन के अंदर ये निकाला था कि a का मान हमारे पास 3 घटा 4d है। अब हम इसके अंदर d का मान रख के a का मान भी निकाल लेंगे। हमें पता है a बराबर 3 घटा 4d। हम d का मान पहले जमा का 1/2 रखेंगे। बाकी सारी समीकरण बिल्कुल ऐसे की ऐसी। 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 आ गया। 3 में से 2 को घटाया तो a का मान हमारे पास हो गया 1। इस स्थिति में हम d की जगह घटा का 1/2 रखेंगे। 2 4 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 की गुना हम 1 से करेंगे तो ये घटा का 1 है, ये घटा घटा जमा हो जाएगा। 1 घटा हमारे पास यहाँ है और 1 घटा यहाँ है, तो ये घटा घटा होकर जमा हो जाएगा। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5। अब हम 16 यानी 16 पदों का योग भी निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास d और 1 के 2 मान हैं तो इसके अंदर भी 2 मान ही आएंगे। हमें 2 अलग अलग 16 पदों का योग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम d की जगह पे जमा का 1/2 और a की जगह पे 1 रख देते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n/2 यानी 16/2। n की जगह 16 रख दिया, 2a की जगह 1 रख दिया, जमा n घटा 1। 16 में से 1 को घटाएंगे 15 आ जाएगा, गुना का 1/2 तो ये बन जाएगा 15/2। तो हम 2 को 16 से भाग देंगे तो ये 8 पर भाग हो जाएगा। आगे हम इसको लघुत्तम लेकर हल करेंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 1 से भाग देंगे 2, उस 2 की 2 से गुना करेंगे 4, जमा है तो जमा। 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 की 15 से गुना की 15, 15 में 4 को जोड़ा तो ये हमारे पास आ गया 19/2। तो इस तरह से हमारे पास ये अंदर वाला हिस्सा सारा सोल्व होकर आ गया 19/2। बाहर हमारे पास 8 है, 2 को जब आप 8 से भाग दोगे 4 आ जाएगा, 4 की गुना जब आप 19 से करोगे तो 76 आ गया। इस तरह से जब हमारे पास d का मान 1/2 और a का मान 1 होगा तो 16 पदों का योग 76 होगा। दूसरा भाग भी कर लेते हैं। हम a की जगह रख देंगे 5, d की जगह रख देंगे घटा का 1/2। 16 को 2 से भाग दिया, ये 8 पर भाग चला जाएगा। 2 की गुना 5 से की तो ये 10 आ गया। 16 में से 1 को घटाया तो ये आ गया 15, और जब इसकी गुना घटा 1/2 से की तो जमा घटा घटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास घटा का 15/2 आ जाएगा। अब हम इसको आगे लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो ये हमारे पास नीचे लघुत्तम आ गया 2, 2 को 1 से भाग दिया 2, उस 2 की 10 से गुना की तो ये हो गया 20, घटा है तो घटा। 2 को 2 से भाग दिया 1, उस 1 की 15 से गुना की तो ये आ गया 15। 20 में से 15 को घटाया तो 5/2 हमारे पास यहाँ ये पूरा हल होने के बाद आ जाएगा। 2 को 8 से भाग देंगे 4 पर चला जाएगा, 4 की गुना 5 से की तो ये 20 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो दूसरा उत्तर आएगा वो 20 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है और सबसे नीचे वाले जो डंडा है उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच 2 सही 1/2 मीटर दूरी है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में हम एक सीढ़ी दे रखी है जिसके अंदर सबसे नीचे जो पैर रखने वाला डंडा है उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है और ये हर बार डंडे की लंबाई कम होती जा रही है, यानी जो ये सीढ़ी है वो ऊपर से पतली होती जा रही है। और जो सबसे आखिरी में सबसे ऊपर वाला जो डंडा है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर हो जाती है।
यहाँ से यहाँ तक टोटल जो दूरी है वो दे रखी है 2 सही 1/2 मीटर। तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं। देखिए ये जो सारा है ना ये सेंटीमीटर में है और ये जो दूरी है ना ये मीटर में है, तो हम पहले इस मीटर से इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। आप पहले इसे मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलिए। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 मीटर। हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं। 2 को 100 से भाग देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 50। 5 की गुना 50 से की तो 250 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाला डंडा है वहाँ से लेकर जो सबसे ऊपर वाला डंडा है वहाँ तक की दूरी हमारे पास 250 सेंटीमीटर है। अब इसने क्वेश्चन में आगे कह रखा है कि 2 डंडों के बीच की जो दूरी है ना वो 25 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक है। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपको 10 सेंटीमीटर लंबी कोई रस्सी दे दी, आप ऐसे टुकड़े आप निशान लगाइए उस रस्सी के ऊपर और एक निशान के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यानी आपने यहाँ से निशान लगाना शुरू किया, फिर 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे। तो अब ऐसे करके आप टोटल इसके कितने हिस्से बना दोगे? 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे हमारे 5 हिस्से बन जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको 10 सेंटीमीटर की कोई रस्सी दूँ और आप 5 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए, तो एक हमारे आपने यहाँ शुरुआत में निशान लगा दिया, एक 5 सेंटीमीटर पे और फिर एक यहाँ। अब इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। यानी 10 सेंटीमीटर में जब हम 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे तो 5 हिस्से हो जाएंगे। 10 सेंटीमीटर की रस्सी पे जब हम 5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि निशान कितने लग रहे हैं, तो एक निशान सबसे पहले, एक निशान सबसे बाद में, एक यहाँ, हमारे पास निशान हो गए 3। यानी जब 2 हिस्से हो रहे हैं तो निशान 3 बन रहे हैं। ऐसे ही सेम अगर हम 5 वाला देखें तो आप ध्यान से देखिए, हिस्से तो हो रहे हैं 5 लेकिन निशान कितने लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। जब 5 हिस्से हो रहे हैं तो निशान लग रहे हैं 6, जब 2 हिस्से हो रहे हैं तो निशान लग रहे हैं 3। यानी एक ज़्यादा निशान लग रहा है क्योंकि एक निशान पहले है और एक सबसे बाद में। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति सेम यहाँ है। हमारे पास जो सबसे पहले डंडा लगा है वो यहाँ लगा है, फिर उसके बाद ऐसे करते हुए 250 सेंटीमीटर तक डंडे लगे हैं और एक डंडे के बीच में कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको भाग दे देंगे, 250 को 25 से भाग देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10। 25 सेंटीमीटर के कितने गैप हैं? 10 हिस्से हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि डंडे कितने लगे हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल से देखा कि निशान कितने लगे हैं, तो वो हमारे पास 10 में 1 जोड़कर 11 आ जाएगा। आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। अब इसने ये कह रखा है कि इन सभी डंडों की लंबाई क्या होगी कुल मिलाकर, यानी हमें कुल कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है हमें योग निकालना है, SN का फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें पहला पद हमारे पास 45 और अंतिम पद 25 हो जाएगा। SN का हमारे पास एक फार्मूला होता है N/2 A = L यानी कि लास्ट टर्म, सबसे अंतिम पद। अगर हमारे पास D का मान नहीं है तो हम इस फॉर्मूला की सहायता से पहले पद और अंतिम पद से उन सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कम प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा N/2 2A = N - 1 D वाला फार्मूला होता है, लेकिन आप इसका यूज़ भी कर सकते हो जब आपको अंतिम पद दिया गया हो। अब टोटल हमारे पास 11 डंडे हैं, इसका मतलब हमें n की जगह 11 रखना है। तो N/2 यानी 11/2, 45 में 25 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 70। जब आप 2 को 70 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 35। जब आप 35 की गुना 11 से करोगे तो ये हमारे पास 385 आ जाएगा। यानी हमें 385 सेंटीमीटर लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी इन सभी डंडों को बनाने के लिए। चौथा प्रश्न, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये कह रखा है कि 1 से लेकर 49 तक घर के नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। यहाँ बीच में कहीं पे x आता है, उस x का मान हमें निकालना है। और इसने एक कंडीशन ये दे रखी है कि x से जो पहला मकान है ना, देखिए इसने लिख रखा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग है, यानी कि x से जो पहले यहाँ तक के मकानों का योग उससे आगे के जो मकान हैं उन सभी के योग के बराबर है।
अब हम यहाँ तक का योग निकालने के लिए SN का फॉर्मूला प्रयोग कर लेंगे। अब ये जो x है ना, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, x घटा 1। जैसे मैं आपको कहूँ 34 से पहले क्या आएगा, 34 में से 1 घटकर 33 है। तो ऐसे ही x से पहले वाला जो मकान है ना, वो हमारे पास x घटा 1 नंबर का हो जाएगा। यानी x घटा 1 नंबर तक जो भी नंबर आएंगे उन सभी का योग किसके बराबर है, इसके बाद के जो नंबर हैं उन सभी के योग के बराबर है। अब यहाँ तक का तो चलो हमारे पास फार्मूला है, हो गया। ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसके अंदर हम सिर्फ आगे के नंबरों का योग निकाल सकें। हम SN का फार्मूला लगाकर या तो सीधा यहाँ से यहाँ तक का योग निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ तक का योग निकाल सकते हैं। शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी, हम इस हिस्से का योग सीधा नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि अगर मैं ये टोटल निकाल कर उसमें से ये हिस्सा माइनस कर दूँ तो ये हिस्सा बच जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक के योग के लिए फॉर्मूला लगा देंगे कि 49 पदों का योग है S49। लेकिन ये तो यहाँ टोटल आएगा ना, हमें तो सिर्फ इतने हिस्से का निकालना है। तो अगर मैं इस पूरे में से इस हिस्से को माइनस कर दूं तो वो हमारे पास आगे के पदों की संख्या आ जाएगी। और हमें कौन से निकालनी है, x से आगे के निकालनी है। इसने लिख रखा है कि उसके बाद आने वाले संख्या, यानी x से आगे के लिए हमें यहाँ तक का योग माइनस नहीं करना, हमें x तक का योग माइनस करना है। तो हम S49 में से x पदों का योग यानी यहाँ तक का योग घटा देंगे। हम इस पूरे में से इतना हिस्सा घटा देंगे तो हमारे पास ही आगे का हिस्सा आ जाएगा। और इसने प्रश्न में ये कह रखा है कि यहाँ तक का योग यानी सम x घटा 1 किसके बराबर है, x से आगे के जो नंबर हैं। अब x से आगे के हमने अभी अभी निकाले हैं, S49 घटा SX। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब हम इस समीकरण को हल करके आगे x का मान निकालेंगे। जब हम SX घटा 1 का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये होता है हमारे पास n/2 2a जमा n घटा 1d। अब आपके पास नंबर हैं किसी घरों के 1 2 3 4 5 ऐसे, तो सब में पहला पद क्या हो जाएगा 1 और d क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1, यानी सब में 1 1 का अंतर है। तो a की जगह पे भी हमें 1 रखना है, d की जगह पे भी हमें 1 रखना है, और बाकी n हमें जो ये दे रखे हैं ये अलग अलग रखने हैं सभी के अंदर। सबसे पहले हम x घटा 1 को खोलेंगे, n/2 यानी x माइनस 1/2 2a की जगह पे हमने 1 रख दिया, जमा n घटा 1 n यानी कि x घटा 1 और उसमें से फिर से 1 घटा दिया। ये ऐसे बन गया। 1 की गुना करेंगे तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये घटा का 1 और घटा का 1 2 बार है तो ये हमारे पास घटा का 2 बन जाएगा। इस तरह से x घटा 1/2 हमारे पास ऐसे का ऐसा, 2 की गुना आप 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो x घटा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि एक जमा का है और एक घटा का है। ये हमारे पास बन गया x घटा 1/2 और गुना में x, यानी हमारा एक तरफ का हिस्सा हमने हल कर लिया। बराबर के दूसरी तरफ हमारे पास S49 घटा SX है, तो ये हमारे पास n/2 यानी 49/2 2a की जगह पे 1 49 में से 1 को घटाया 48 आ जाएगा और गुना में 1 है। घटा SX, यहाँ n की जगह में x रखना है, x/2 2a की जगह पे 1 जमा n घटा 1। अब x है ना तो x में से 1 घट कर आ जाएगा हमारे पास x घटा 1। जो पिछला हमने ये हिस्सा सोल्व किया था तो यहाँ पहले से ही x घटा 1 था, हमें उसमें से 1 और घटाना है, लेकिन इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ x है तो हम x में से ही 1 घटा देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 49/2, 2 की गुना 1 से की तो ये आ गया 2, 49 में से 1 घटाया 48 आ जाएगा। x/2 ऐसे का ऐसा, 2 की गुना 1 से की तो ये 2 हो गया, x घटा 1। 48 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये जमा का 1 हो जाएगा क्योंकि निशान बड़े का होगा। बाहर x/2 और 49/2 ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे। फिर उसके बाद 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, हम इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 49 और साथ में 50। इस जगह पे आ गया x और x जमा 1, 1/2 आ गया हमारे पास बाहर। अब ये जो नीचे 2 भाग में था ना दूसरी तरफ, ये इस तरफ जाकर गुना में हो जाएगा। जमा वाला घटा का हो जाता है, घटा वाला जमा, गुना वाला भाग में और भाग वाला गुना में। तो ये जो 2 नीचे भाग में था ये गुना में आ गया, 2 से 2 कट गया, दूसरी तरफ हमारे पास बच गया सिर्फ x और x-1। अब हम x वाले हिस्से को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, ये इस तरफ आएगा तो जमा का हो जाएगा, दूसरी तरफ सिर्फ 49 गुना 50 बचेगा। x इसमें भी है x इसमें भी है, हम बाहर कॉमन ले सकते हैं।
अंदर यहाँ बच गया x घटा 1, यहाँ बच गया x जमा 1, एक जमा का है और एक घटा का भी है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। x की गुना जब हम x से करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। बाहर हमारे पास x ऐसे का ऐसा है। आप जब 49 की गुना 50 से करोगे तो ये 2450 आ जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए है ना, तो हम x को छोड़कर बाकी सारा दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। वो इस तरफ गुना में है, दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। जब हम 2450 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारे पास 1225 आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा यानी x आ जाएगा। 1225 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये जमा घटा 35 आ जाएगा। वर्गमूल से बाहर निकालते समय हमेशा आपको एक बार जमा का लेना है, एक बार घटा का लेना है। लेकिन किसी घरों का नंबर घटा का नहीं हो सकता, वो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। यानी हमारे पास बीच में जो एक x नंबर है वो 35 है। इससे पहले के सभी का जोड़ 35 से पहले क्या आता है 34 से। जब आप 34 तक के नंबरों का योग करोगे और 35 से आगे के नंबरों का योग करोगे तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। यही हमें प्रश्न में बता रखा था। पांचवा प्रश्न, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव यानी कि चौड़ाई है। इस चबूतरे को बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से सीढ़ियाँ दे रखी है, हमें ये बताना है कि उसके अंदर टोटल कितना कंक्रीट लगेगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहली सीढ़ी है, आप एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो चौड़ाई है ना ये 1 मीटर है और ये जो चौड़ाई है ये भी 1 मीटर है। अब जो सबसे पहला हमारे पास होगा ये हिस्सा, इसके अंदर हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी 1-1 मीटर है। हम इसकी जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो निकाल देंगे। अब जब हम इसको देखेंगे तो इसकी हाइट बदल चुकी है, यानी इसने जो जगह ली थी उसने इससे ज़्यादा जगह ली है। अब इसके अंदर हमारी जो हाइट है वो 1 और 1 2 मीटर हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई वैसी ही है। फिर जो तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन के अंदर 3 जुड़ गए ना, तो अब हमारी जो ये ऊपर ये खड़े वाला जो हिस्सा है, जो ये हाइट है, ये 3 बार हो जाएगी, यानी 1-1 मीटर करके 3 मीटर हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल वैसी है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी। फिर ऐसे ही फोर्थ के अंदर है, जब हम इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारे पास सीढ़ियों का रूप ले लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन के अंदर है, उसके अंदर घनाभ को आपस में जोड़ रखा है, तो वहाँ हम सिर्फ घनाभ का फॉर्मूला लगा देंगे। घनाभ का फॉर्मूला लगाकर हम पहले इसका आयतन यानी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे, फिर हम इस तीसरे हिस्से का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और हम सभी को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल जो जगह है वो आ जाएगी। अब हमारे पास जो ये सबसे पहले वाली सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी की लंबाई दे रखी है हमें 50 मीटर और इस सीढ़ी के अंदर इस तरह से जो ये फैलाव वाला हिस्सा है वो दे रखा है 1/2 और जो ये हिस्सा है ना ये दे रखा है 1/4। अब सभी सीढ़ियों के अंदर लंबाई तो 50-50 मीटर सेम रहेगी और जो ये फैलाव वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो चढ़ने जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो हिस्सा भी इस सब में बराबर रहेगा। लेकिन जो ये खड़ा हिस्सा है ना वो सभी के अंदर ऐसे बदल जाएगा। जैसे इस तरह से हमारी ये सीढ़ियाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, तो ये हमारी पहली जहाँ हम कदम रखते हैं वो पहला स्टेप, पहली सीढ़ी हो जाएगी। फिर ये अगला हो जाएगा, उसके बाद ये अगला। अब कंक्रीट तो हमें यहाँ इसको पूरे के भरने के लिए ज़रूरत होगी ना, तो पहले हम इस हिस्से का आयतन निकाल लेंगे। ये एक घनाभ आकार का होगा, जैसे कोई डिब्बा होता है, जैसे ईंटें होती हैं उसको हम घनाभ आकार बोलते हैं। इसका आयतन निकालने का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमें तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अब लंबाई हमें 50 मीटर ये दे रखी है, चौड़ाई ये हमारे पास हो जाएगी 1/2 जो हमें पर्सन में दे रखी है, और ये हमारी ऊंचाई यानी कि 1/4। अब ये ऊंचाई सभी के अंदर बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, चौड़ाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन ऊंचाई बढ़ रही है। तो हमारे पास जो सबसे पहला घनाभ होगा उसका आयतन होगा 50 गुना 1/2 गुना 1/4। फिर अगला जो होगा उसका लंबाई तो सेम है 50 गुना 1/2, ये पैर रखने वाली जगह भी बिल्कुल सेम है, गुना में हमारे पास 1/4 की जगह 2/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद उससे अगले में 50 गुना 1/2 गुना 2/4 की जगह अब की बार 3/4 आ जाएगा, फिर 4/4, फिर 5/4, क्योंकि हर बार 1/4 बढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, जो कुल कंक्रीट होगा वो इन सभी को मिलाकर ही तो बनेगा। अगर मैं पूछूं भाई इसमें कुल कितना कंक्रीट लगा है, तो इन सभी को आपस में जोड़ देंगे और उस जोड़ का जो भी उत्तर होगा वही यहाँ कुल कंक्रीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास पहला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला हमारे पास ये हो जाएगा,
फिर तीसरे नंबर पे जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही आगे चलता हुआ जाएगा। तो उसने कह रखा है कि टोटल हमारे पास 15 सीढ़ियाँ हैं, तो ऐसे ही ये 15 तक आ जाएगा। अब हम इन सभी को आपस में जोड़कर कुल कंक्रीट निकाल लेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि 50 सभी में है, तो 50 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। 1/2 भी सभी में है, हमने 1/2 को भी बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया हमारे पास 1/4, यहाँ बच गया हमारे पास 2/4, ये 1/4 इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ बच गया हमारे पास 3/4, फिर ऐसे ही करता हुआ जाएगा और 15/4 तक आ जाएगा। अब 1/4 इन सभी के अंदर भी है, तो हम 1/4 को भी बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, फिर 3, ऐसे ही 15 तक बच जाएगा। 50/2 गुना 1/4 ये हमारे पास बाहर आ गया। अंदर हमारे पास ये नंबर बच गया 1 जमा 2 जमा 3 जमा ऐसे 15 तक है। आप चाहो तो इसको सीधा भी जोड़ सकते हो, नहीं तो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए एक सूत्र होता है n जमा 1/2। n की जगह पे हमें ये लिखना होता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। 50 हमारे पास ऊपर ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 2 के गुना 4 से करेंगे 8 आ जाएगा। n की जगह हम रखेंगे 15, क्योंकि 15 संख्याएं हमारे पास हैं। n की जगह 15 रखने से यहाँ 15 आ गया, 15 में 1 को जोड़ा तो यहाँ 16 आ गया। 2 को जब आप 16 से भाग दोगे 8 आ जाएगा, 8 को 8 से कट कर देंगे। 50 की गुना जब 15 से करेंगे तो हमारे पास 750 घन मीटर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।